नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है बिंदु दोष, ठोसों में अपूर्णताएं, है ना। अर्थात ये जो है क्रिस्टल दोष है, क्रिस्टलों में दोष, है ना। और एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि इस टॉपिक में हम लोग सबसे मेन टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे साटकी दोष और फ्रेंकेल दोष, है ना। तो देखिए, जो टॉपिक हमको मुख्य रूप से पढ़ना है उसके लिए मैं छोटे छोटे बातों से होते हुए आगे बढ़ता हूँ, ये आपको क्लियर है पहले से, है ना। तो छोटी छोटी बातों से होते हुए निकलेंगे और फिर हम लोग पढ़ेंगे साटकी और फ्रेंकेल दोष, है ना। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है आपको कि ये बिंदु दोष क्या है ना। और हमारे जो वीडियो है उसको लाइन से प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, या कर सकते हैं, आपकी मर्जी। वहाँ पर आप टेलीग्राम ऐप्स डाउनलोड करिए और वहाँ पर क्लिक करिए तथा उसमें आप सर्च करिए, सर्च बॉक्स ऊपर में दिया रहेगा, सर्च करिए 12th केमिस्ट्री क्लासेस विथ बलराम साहू, या तो बायो वाले होंगे तो बायो वाले भी कर सकते हैं। उसके बाद उसमें नीचे में ज्वाइन का ऑप्शन देता है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो सीधा चलते हैं हम लोग पॉइंट में। बिंदु दोष क्या है सबसे पहले तो सबसे पहले मुझे बताना पड़ेगा कि ये दोष क्या है ना। तो किसी भी क्रिस्टल, हम लोग अभी क्रिस्टल पढ़ते रहे हैं, बार बार मैं बोल रहा हूँ क्रिस्टल क्रिस्टल, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि शुरू अध्याय से मैं बताते रहा हूँ कि क्रिस्टल क्या है। तो किसी भी क्रिस्टल में परमाणुओं के पूर्ण रूप से नियमित क्रम में, मान जाइए NaCl का क्रिस्टल है, NaCl का क्या है, क्रिस्टल है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो परमाणु होते हैं, कौन होते हैं, परमाणु हैं। अर्थात जो कोई भी अवयव है वो एक निश्चित क्रम में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, है ना। मैंने आपको बता रखी बहुत बार, जैसे कि ये परमाणु हैं, ये ऐसे व्यवस्थित होते हैं, है ना। या तो दूसरा तरीका देखेंगे तो ऐसे भी व्यवस्थित होते हैं कि ये परमाणु के परमाणु जुड़ा हुआ है ना। कई बार क्या होता है, परमाणु के नीचे दूसरा परमाणु उसके खांच में जुड़ा रहता है। तो ये दो कई प्रकार हो सकते हैं, इसके अलग अलग तरीके हैं जुड़ने के, है ना। तो किसी भी क्रिस्टल में परमाणुओं के पूर्ण रूप से नियमित क्रम में कोई विचलन अपूर्णता या दोष कहलाता है। विचलन मतलब क्या होता है कि मान लो जाए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 परमाणु है, यहाँ पर नीचे मैं और परमाणु लिखते जा रहा हूँ, है ना। तो ये क्या है, एक निश्चित क्रम में है ना। अब निश्चित क्रम में इसमें कोई विचलन हो जाता है। विचलन मतलब क्या है कि यहाँ से कोई परमाणु निकल के कहीं बाहर चल जाता है, या यहाँ से निकल कहीं दूसरे रिक्त स्थितियों में चलता है। आप तो जानते हो ना, ये बीच बीच को क्या बोलते हैं, रिक्तियाँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिक्तियाँ। और ये सब क्या है, परमाणु है। ये सब क्या बोलता है, क्रिस्टल जलक का निर्माण करता है, एक्चुअली में क्रिस्टल का निर्माण करता है, ये आपको पता है। तो क्या होता है कि क्रिस्टल का निर्माण हुआ है परमाणुओं से, ओके। अब कहीं पर क्या हो जाता है कि जो परमाणु है वो निकल कर कहीं दूसरी जगह चल जाता है, मतलब उसमें विचलन आ जाती है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं इस क्रिस्टल में दोष। क्या बोलते हैं, दोष, है ना। चलिए, तो किसी भी क्रिस्टल में परमाणुओं के पूर्ण रूप से नियमित क्रम में कोई विचलन अपूर्णता या दोष कहलाता है ना। क्या कहलाता है, दोष। क्लियर है, ओके। अब पॉइंट में हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, ये तो आपको समझ आया कि दोष क्या है, और हमारा मेन पॉइंट कौन है, बिंदु दोष, है ना। ठीक है, अभी तो दोष समझ आ गया, है ना। कोई भी क्रिस्टल है उसमें परमाणु है, वो नियमित क्रम में होते हैं, उसमें क्या हो जाता है, विचलन उत्पन्न हो जाता है, उसको दोष कहते हैं, है ना। अब देखिए दूसरा पॉइंट कि क्रिस्टलों में अपूर्णताएं अथवा दोष निम्न कारणों से होती है। कि ऐसा क्या कारण है जिसके कारण वो जो क्रिस्टल है वो क्या हो जाता है, दोषपूर्ण हो जाता है ना। तो आपको भी थोड़ा सा ये लगेगा कि ये इतने सारे डिटेल्स क्यों कर रहे हैं, तो भाई आपको समझने के लिए सब एकदम जरूरी है ना। आप डायरेक्टली मैं बिंदु दोष में नहीं जाऊँगा, क्लियर है। तो पहले आपको दोष बताऊंगा, दोष के बाद क्यों होता है ये दोष उसको बताऊंगा, उसके बाद जाऊंगा बिंदु दोष में, ठीक है। तो क्यों होता है, पहला कारण है आपका ताप। क्या है, ताप, है ना। तो ताप में क्या लिखेंगे आप लोग कि ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन समझना एकदम जरूरी है कि 0 केल्विन पर क्रिस्टलों की ऊर्जा न्यूनतम होती है। जब उसमें ज़्यादा ताप नहीं होता है तो क्रिस्टलों की ऊर्जा क्या होती है, एकदम न्यूनतम होती है ना। लेकिन क्या होता है, ऐसे क्रिस्टल 0 केल्विन पर क्रिस्टलों की जो ऊर्जा है क्या होती है, न्यूनतम होती है। ऐसे क्रिस्टल जिसमें अपूर्णताएं नहीं होती हैं, ओके। ऐसे क्रिस्टल जिसमें अपूर्णताएं नहीं होती आदर्श क्रिस्टल कहलाती है। अब सीधी बात है यार कि जो क्रिस्टल में जो परमाणु है एकदम सही तौर पर लगा हुआ है, बीच में कोई त्रुटि नहीं है, तो उसको हम लोग बोलेंगे आदर्श क्रिस्टल कहेंगे। क्लियर है। तो 0 केल्विन पर क्रिस्टलों की ऊर्जा क्या होती है, न्यूनतम होती है, और ऐसे क्रिस्टल जिसमें अपूर्णताएं नहीं होती है आदर्श क्रिस्टल कहलाते हैं।
अब 0 केल्विन से अधिक ताप पर क्रिस्टलों की नियमित व्यवस्था में विचलन आरंभ हो जाता है। तो कोई भी क्रिस्टल है उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो सीधी बात है उसमें विचलन होगा ही होगा, ठीक है नहीं। जैसे कि आप देखो कि मान जाए टीना है, टीन को नॉर्मल गर्म करे तो अच्छी बात है, लेकिन टीन को अत्यधिक ताप में गर्म करते हैं तो थोड़ा बहुत उसमें तो क्या परिवर्तन होने लगेगा ना, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर क्लियर कर लीजिए कि 0 केल्विन से अधिक ताप पर क्रिस्टलों की नियमित व्यवस्था से विचलन आरंभ हो जाता है, जिससे अपूर्णताएं निर्मित हो जाती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्मागतिकी दोष कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया दोष क्या है, दूसरा आपको बताया कि दोष क्यों उत्पन्न होता है। तो पहला कारण है उसका ताप का, यदि किसी भी क्रिस्टल का ताप बढ़ा दिया जाए, है ना, तो उसमें दोष उत्पन्न हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट में चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, अशुद्धियों की उपस्थिति। यदि किसी क्रिस्टल में क्या उपस्थित हो, अशुद्धियाँ, तो भी क्या उत्पन्न हो सकता है, दोष उत्पन्न हो सकता है। तो अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण भी क्रिस्टलों की क्रमबद्ध व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाती है। जैसे कि व्यवस्थित है, एकदम क्रमबद्ध है, और बीच में कोई अशुद्धियाँ आ गई तो इसमें व्यवस्था क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, फिर इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, दोष उत्पन्न हो जाएगा। तो अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण भी क्रिस्टलों की क्रमबद्ध व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाती है, जिससे अपूर्णता या दोष उत्पन्न हो जाता है। तो ये मैंने आपको बताया दोष क्या है, और दोष के दो मैंने कारण बता रखी है आपको, ठीक है। और अब हम लोग चलते हैं किसमें, बिंदु दोष में, ठीक है। पॉइंट डिफेक्ट, ये थोड़ा लगता है बहुत ज़्यादा कठिन, लेकिन सबसे ज़्यादा सरल तो यही है ना। देखने से लगता है कि इतना सारा प्रकार है, इतना सारा अलग अलग तरीके हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सरल यही है, बिंदु दोष। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। बिंदु दोष क्या है उसका परिभाषा मैं आगे दूंगा, है ना। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि बिंदु दोष है क्या, है ना। बिंदु दोष होता क्या है कि कोई भी परमाणु है, कोई भी आयन है, वो एक नियमित स्थान से लुप्त हो जाते हैं। मान जाए ये क्या है, क्रिस्टल है, कौन है, क्रिस्टल। उस क्रिस्टल में क्या होता है, कोई भी परमाणु का है चाहे आयन का है, ये क्या होता है, अपने जो नियमित स्थान है ना, उस स्थान से क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। या तो क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं, या तो किसी अंदर का अवकाश में चले जाते हैं ना, कहीं कहीं लुप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, बिंदु दोष। क्या बोलते हैं, बिंदु दोष, ठीक है। और ये क्रिस्टल का जो बिंदु दोष है उसको कितने भागों में बांटते हैं उसको बताता हूँ मैं। और बिंदु दोष का मैं परिभाषा आगे मैं आपको लिख कर क्लियर करूँगा, है ना। अभी तो मैं नॉर्मल बता रहा हूँ। चलिए, तो इसको मैं अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, जिसमें से आपको बिल्कुल घबराना नहीं कि इतना सारा क्या है करके, ठीक है। सीधा ये देखिए कि बिंदु दोष को मैं 3 भागों में बांटता हूँ, ठीक है। मैं नहीं बांटता हूँ भाई, वैज्ञानिक लोग बांटते हैं, है ना। तो बिंदु दोष 3 भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका रस समीकरण मितीय। रस समीकरण मितीय, है ना। नाम अजीब टिप्स लगता है, लेकिन आपको थोड़ा सा याद कर लेना है कि रस समीकरण करण मितीय, है ना, दोष। इसको बोलते हैं अरस समीकरणमितीय दोष, और इसको बोलते हैं अशुद्धि दोष। क्या बोलते हैं, अशुद्धि दोष। एकदम सिंपल नाम है। अब इसको हम लोग अधिकतर इंग्लिश में आ जाता है, तो है ना। यहाँ पर क्या होता है कि कुछ ऐसी जगह होते हैं जहाँ पर इंग्लिश में ही बोला जाता है। इसका नाम है स्ट्राइकियोमेट्रिक दोष। स्ट्राइकियोमेट्रिक दोष, है ना। इसका नाम है नॉन स्ट्राइकियोमेट्रिक दोष, डिफेक्ट, है ना। इसका नाम है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। क्या नाम इसका है, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट है। तो इस तरह से तीन बिंदु दोष है हमारे पास, है ना। 3 बिंदु दोष है, तो उस 3 बिंदु दोष को फिर अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो रस समीकरण मितीय अर्थात स्ट्रेकियोमेट्रिक डिफेक्ट को 2 भागों में बांटा है, एक तो साटकी और एक फ्रेंकेल। और यही हमारा मेन टॉपिक है आज का, है ना, साटकी और कौन है, फ्रेंकेल। क्लियर है। आगे हम लोग और बढ़ते जाएंगे, लेकिन अभी मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो साटकी और फ्रेंकेल ये हो गया किसके अंतर्गत, रस समीकरणीय मितीय दोष के अंतर्गत। उसके बाद आता है अरस समीकरण मिति के अंतर्गत आएगा धातु अधिक्य दोष। धातु अधिक्य दोष और धातु निम्न दोष। अधिक्य और ये निम्न, क्लियर है, एकदम सिंपल सा है ना। साटकी फ्रेंकेल, धातु अधिक्य दोष और धातु निम्न दोष। आगे उदासीन परमाणु के अशुद्धियों के कारण होने वाले दोष, है ना, और आयनों की अशुद्धियों के कारण, है ना। अब क्या होता है कि कभी कभी जो परमाणु है वही अशुद्धियाँ होती है तो दोष उत्पन्न होगा, और कभी कभी क्या होता है जो आयन होता है ना, वो अशुद्ध होते हैं, उसके फलस्वरूप दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये हो गया साटकी फ्रेंकेल, ये हो गया धातु अधिक्य दोष यानी धातु निम्न दोष, ये हो गया उदासीन परमाणु के कारण दोष, और ये आयन के कारण आयन के अशुद्धियों के कारण दोष। तो ये हो गया, इसको 3 भागों में बांटे हैं, इसको फिर 2 भागों में बांटे हैं, ठीक है। उसी तरह से क्या हुआ है कि जो धातु अधिक्य दोष है और धातु निम्न दोष उसको फिर 2 भागों में बांटे हैं, ठीक है। ये 2 भाग में और ये फिर 2 भाग में। तो अभी मैं इसको नहीं बताऊंगा, क्लियर है ना।
सबको लाइन से हम लोग चलेंगे, यहाँ शुरू करेंगे 60 की फ्रेंकल, उसका धातु अधिक क्या होते होते धातु अधिक क्या फिर पढ़ेंगे, उसके बाद धातु निम्न दोष को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला जो नीचे का पॉइंट है उसको आप यहाँ पर देख लीजिए कि अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति के कारण ऋणायन रिक्तिका की उपस्थिति के कारण, यहाँ पर धनायन उपस्थित, यहाँ पर ऋणायन है। ठीक है, अतिरिक्त रिक्तिका की उपस्थिति के कारण और धनायन रिक्तिका की उपस्थिति के कारण, है ना, सॉरी रिक्तिका नहीं, यहाँ पर ये ऋणायन है, ऋणायन। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, अतिरिक्त धन आयन की उपस्थिति के कारण, अतिरिक्त धन आयन की उपस्थिति के कारण, तो ये हो गया आपका अतिरिक्त ऋण आयन की उपस्थिति, लेकिन ये इसका है ना, ये इसका है। ठीक है, देखिए अतिरिक्त धन आयन की उपस्थिति के कारण, है ना, और ऋणायनिक रिक्तिका की उपस्थिति के कारण, है ना, उस तरह ये उसका उल्टा है, अतिरिक्त यहाँ पर धन आयन बोला ना। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ऋण आयन, अतिरिक्त ऋण आयन की उपस्थिति के कारण, तो धन आयन रिक्तिका की उपस्थिति के कारण, देखिए उल्टा है दोनों का, अतिरिक्त धन आयन की उपस्थिति के कारण, तो यहाँ पर क्या लिखा है, अतिरिक्त ऋण आयन की उपस्थिति के कारण, यहाँ पर लिखा है आयनिक रिक्तिका की उपस्थिति, ऋणायनिक रिक्तिका की उपस्थिति के कारण, तो यहाँ पर लिखा है धनायनिक रिक्तिका की उपस्थिति के कारण। तो ये वाला इसका जोड़ी है, ये वाला इसका जोड़ी है, लेकिन दोष ये है, धातु अधिक के दोष के अंतर्गत आएगा ये, और ये आएगा आपका निम्न धातु निम्न दोष के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा कंप्लीट बिंदु दोष है, और आपको इसको डरना नहीं है कि इतना सारा कैसे पढ़ेंगे करके। ठीक है, एकदम सिंपल सिंपल है, छोटे छोटे। ठीक है, सीधा हम लोग चलते हैं पॉइंट में, बिंदु दोष में। चलिए, तो सबसे पहले मैं परिभाषित कर देता हूँ बिंदु दोष क्या है करके, है ना, व्हाट इज बिंदु दोष, पॉइंट डिफेक्ट, है ना। तो किसी परमाणु अथवा आयन के किसी भी परमाणु अथवा आयन के अपने नियमित स्थान से लुप्त हो जाने के कारण उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहते हैं। अभी बताया था मैंने कि ये क्रिस्टल है, यहाँ पर कौन सारे क्या है, परमाणु है, आयन है, या तो अणु है ना। तो क्या होता है कि जो परमाणु हैं वो अपने स्थान से क्या होते हैं, लुप्त हो जाते हैं, निकल जाते हैं, या किसी अवस्था में क्या होते हैं, दोषपूर्ण हो जाते हैं, तो इस स्थिति को हम लोग बोलते हैं बिंदु दोष। क्या बोलते हैं, बिंदु दोष। तो क्लियर हो गया आपको कि किसी परमाणु अथवा आयन के अपने नियमित स्थान से लुप्त हो जाने के कारण उत्पन्न दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, बिंदु दोष कहते हैं। क्लियर हो गया, ठीक। अब हम लोग बिंदु दोष के प्रकार, मैंने बताया था आपको, बिंदु दोष को हम लोग 3 प्रकार से बांटेंगे, एक तो रस समीकरणीय, दूसरा हम लोग बांटेंगे अरस समीकरणीय, और तीसरा हम लोग बांटेंगे अशुद्धि दोष। तो सीधा पहला नंबर के पॉइंट में चलते हैं यहाँ से, है ना। पहला नंबर का पॉइंट क्या था आपका, रस समीकरणमितीय दोष। ठीक, यहाँ शुरू करते हैं, उसके बाद यहाँ जाएंगे धीरे धीरे, है ना। तो रस समीकरणीय मिति में क्या होता है, देखिए ध्यान से, चलिए। तो सबसे पहले मुझे बताना पड़ेगा कि ये जो रस समीकरण मितीय दोष क्या है। देखिए मुझे ऐसे ही पढ़ना आता है ना, ठीक है, रस समीकरण मितीय दोष। तो आप कैसे पढ़ते हो आप लोग जानो, स्टाइकियोमेट्रिक दोष जो भी है अपने हिसाब से पढ़िएगा, है ना। चलिए, ये रस समीकरण का मतलब क्या होता है, रस अलग है और समीकरण मितीय अलग है। तो रस समीकरण मतलब किस संबंधित है, धन आयन एवं ऋण आयन। आपको अगर बोलता है रस समीकरण मितीय, तो धन आयन और ऋण आयन इससे संबंधित है ना। तो रस समीकरणीय दोष या स्टाइकियोमेट्रिक दोष क्या है, सबसे पहले तो, है ना। तो वे यौगिक जिनमें धन आयनों एवं ऋण आयनों की संख्या, जैसे कि NaCl है, NaCl में धन आयन होता है और क्या होता है, Na क्या होता है, धन आयन, ये क्या होता है, Cl क्या होता है, माइनस आयन होता है। ठीक है, तो इनकी संख्या मैंने जब इसका संरचना बताई तो इसकी संरचना संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या कितनी होती है, ये सब आपको बताया था, है ना। तो वे यौगिक जिनमें धन आयन एवं ऋण आयनों की संख्याएं उसी अनुपात में होता है जो उनके रासायनिक सूत्र द्वारा प्रदर्शित होता है। मतलब जो NaCl है, क्या है, NaCl है, NaCl देखिए यहाँ पर संख्या, वे यौगिक जिनमें धन आयनों एवं ऋण आयनों की संख्या, ये धन आयन की संख्या मान लो जाए मेरे पास 6 है, कितना है, 6 है ना। सोडियम का, NaCl में सोडियम परमाणु की संख्या कितना है, 6 है ना। उसी अनुपात में होता है, यौगिक में धन आयनों एवं ऋण आयनों की संख्याएं उसी अनुपात में होता है जो उसके रासायनिक सूत्र द्वारा प्रदर्शित है। रासायनिक सूत्र में क्या प्रदर्शित करता है, एक जने N है, Na है, और एक जने क्या है, Cl है ना। एक जने N है, एक जने Cl है। अगर मैं ऐसा लिखता NaCl2, तब दिक्कत हो जाती मुझे कि एक जने Na है और 2 जने क्या है, Cl है, लेकिन यहाँ पर तो एक जने N है, एक जने क्या है, Cl है, तो 1:1 हो गया। ठीक है, और क्रिस्टल में या कोई भी यौगिक है उसमें सोडियम का संख्या कितना है, मान लो जाए 6 है, मान लो जाए ना, ठीक है, और उसी में क्लोरीन की संख्या कितना है, 6 है। तो ये 6:6 मतलब कितना हो जाएगा, फिर 1:1 हो जाएगा। मतलब क्या होता है कि सूत्र के द्वारा भी वही प्रदर्शित किया जा रहा है, ठीक है, और अंदर से देखें तो वही प्रदर्शित हो रहा है। मतलब वे यौगिक जिसमें धन आयनों एवं ऋण आयनों की संख्या, ये धन आयन है और ऋण आयन की जो संख्या है उसी अनुपात में होगा, उसी अनुपात में होगा, इसका भी अनुपात यही है, उसी अनुपात में होगा जो उसके रासायनिक सूत्र द्वारा प्रदर्शित है। उसके रासायनिक सूत्र द्वारा क्या प्रदर्शित हो रहा है, 1:1। यहाँ पर क्या प्रदर्शित हो रहा है, 1:2
हो रहा है ना NaCl2 में, है ना। तो वहाँ पर जो इसका प्रदर्शित कर रहा है ये, उसी तरह से ये भी उतना ही प्रदर्शित कर रहा है ना। तो वे यौगिक जिसमें धन आयनों एवं ऋण आयनों की संख्या उसी अनुपात में होता है जो उसके रासायनिक सूत्र द्वारा प्रदर्शित होते हैं, रस समीकरणीय मितीय यौगिक कहलाता है। ठीक, कौन सा यौगिक कहलाता है? रस समीकरणीय मितीय यौगिक कहलाता है। जैसे कि हमारे पास NaCl, सीधी बात है कि नहीं, और क्या है KCl है, और क्या है CHCl है, ये सब क्या है? रस समीकरणीय मितीय यौगिक है ना। अब हम लोग पढ़ना क्या है? रस समीकरणीय मितीय दोष को पढ़ना है। तो इसमें क्या पढ़ेंगे कि ऐसा दोष जिसमें धन आयनों व ऋण आयनों, अर्थात बताया ना मैंने, धन आयन ऋण आयन किससे संबंधित है? रस समीकरण मिति से संबंधित है ना। तो ऐसा दोष जिसमें धन आयनों व ऋण आयनों अर्थात रस समीकरण मिति की संख्याओं के अनुपात में कोई अंतर नहीं आता, उसके अनुपात में कोई अंतर नहीं आता, स्ट्राइक्योमेट्रिक दोष कहलाता है, या तो रस समीकरण मितीय दोष कहलाता है। जैसे कि मैं बताता हूँ, थोड़ा समझना आप लोग कि मान जाए मेरे पास NaCl है, क्या है? NaCl, मान यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, ठीक है। चलिए और बढ़ा देते हैं, इधर और 4 कर देते हैं, 4 4 8 4 12 है, ठीक है। तो कहीं पर Na है तो कहीं पर Cl है, ऐसा है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये मान जाए क्या है? आपका रस समीकरण मितीय यौगिक है। इसमें क्या एक दोष उत्पन्न होता है, मान जाए इसमें से Na बाहर निकल गया। कौन बाहर निकल गया? Na। तो क्या हो गया यहाँ पर? देखिए जितना Na है, यहाँ पर 4 4 8 4 12 12 है ना, तो 6 Na है, तो 6 क्या है? आपका Cl है। 6 Na है तो 6 क्या है? Cl है, क्योंकि बराबर बराबर संख्या में होती है। अब क्या होता है कि अगर एक Na निकल गया तो कितना Na बचा? 5 Na बचा। तो क्या होता है कि ऑटोमेटिकली क्या होता है, यहाँ पर जो Cl है वो भी निकल जाता है एक, है ना। तो क्या हो गया? 5। तो Na भी 5 हो गया, Cl भी 5 हो गया, जबकि दोनों कितने कितने थे? 6 थे। मतलब क्या होता है कि इसके जो ऋण आयन है वो धन आयन है, उनकी संख्याओं के अनुपात में क्या नहीं आता है? कभी भी कोई अंतर नहीं आता। मान इसमें दोष उत्पन्न हो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर दोष उत्पन्न होने के बाद अगर ऋण आयन और धन आयन की संख्या क्या है? बराबर है ना, तो उस दोष को हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्राइकोमेट्रिक दोष। इसमें दोष उत्पन्न होगा, और दोष कैसे उत्पन्न होगा? जब कोई आयन क्या हो जाएगा? बाहर निकलेगा। एक Na आयन बाहर निकल गया तो दोष उत्पन्न हो गया, लेकिन उसी आयन के साथ साथ एक और आयन बाहर निकल जाता है तो उसका जो ऋण आयन धन आयन की संख्या क्या हो गई? बराबर हो गई। क्लियर है? तो ऐसा दोष जिसमें धन आयन व ऋण आयन अर्थात रस समीकरण मितीय की संख्याओं के अनुपात में कोई अंतर नहीं आता है तो उसे स्ट्राइकोमेट्रिक दोष कहते हैं, या वह स्ट्राइकोमेट्रिक दोष कहलाती है। आपको ऐसा लगता है कि अंतर नहीं आता है तो उसको कैसे दोष बोलेंगे? है ना, ठीक है भाई। तो वो अंतर ये इसके लिए यूज़ किया जा रहा है, किसके लिए यूज़ कर रहा है? धन आयन और ऋण आयन के लिए यूज़ करते हैं, दोष के लिए नहीं है। दोष में क्या होता है? आपका विचलन होता है। क्या होता है? विचलन। ये जो यहाँ पर क्या है, कोई भी क्या है क्रिस्टल है, उसमें क्या है? परमाणु है, वो परमाणु बाहर निकल जाता है, मतलब क्या हो गया बोलेंगे? उसका विचलन बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें भी बाहर निकलता है, लेकिन उसको क्या करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए सेकंड वाले और निकल जाता है बाहर। तो कई जने क्या लगता है कि अंतर तो नहीं आ रहा है तो कैसे दोष हो गया? समझते हो ना कि अनुपात में कोई अंतर नहीं आ रहा है तो कैसे दोष हो गया? तो अंतर नहीं आया उससे मतलब नहीं अपने को, यहाँ से कोई क्या निकल गया है? परमाणु निकल गया है ना। परमाणु निकल गया मतलब क्या हो गया? दोष हो गया, ठीक है। अंतर आए चाहे अंतर ना आए, समझ आया? तो ऐसा दोष जिसमें धन आयनों व ऋण आयनों अर्थात रस समीकरण मिति की संख्याओं के अनुपात में कोई अंतर नहीं आता है, स्ट्राइकोमेट्रिक दोष कहलाता है। क्या कहलाता है? स्ट्राइकोमेट्रिक दोष कहलाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर तो ये क्लियर हो गया स्ट्राइकोमेट्रिक दोष, है ना, या त्रुटियाँ, है ना। तो अब ये स्ट्राइकोमेट्रिक दोष है वो दो प्रकार से होते हैं, एक तो होता है रिक्त दोष, एक तो होता है अंतरकाशी दोष। रिक्ति दोष या अंतरकाशी दोष, कुछ पुस्तक में ये नहीं दिए होंगे रिक्त दोष क्या है करके, ये अंतरकाशी दोष क्या है करके, तो मैं थोड़ा जानकारी दे देता हूँ, है ना। ये मान लो जाए क्या है अपने पास परमाणु, ये परमाणु की व्यवस्था है, और बीच बीच में जो जगह छूटा हुआ है वो क्या है? रिक्तियाँ हैं, आपको पता है पहले से। रिक्तियाँ दो प्रकार की होती हैं, अष्टफल की रिक्तियाँ और चतुष्फल की रिक्तियाँ, है ना। तो ये रिक्ति है बीच बीच में जो छूटा है वो, है ना, बाकी सब परमाणु है। इसकी व्यवस्था ऐसे भी होती है ना, आपको पता है, ऐसे भी होती है। चलो, है ना, अब ये तो समझ आ गया आपको, ये क्या है? परमाणु है, आयन है, अणु जो भी है ना। अब क्या होता है कि जब कुछ जालक है तो जालक कौन बनाता है बताओ मुझे? 1 2 3 4 5 6 ये जितना भी परमाणु है, जितना भी क्या है परमाणु है या अणु है, ये सब मिलकर बनाता है आपका जालक।
क्या बनाता है? जालक, क्रिस्टल जालक जी, ठीक है, मतलब क्रिस्टल बनाता है, सीधी बात। और ये क्रिस्टल बनाता है और ये बीच बीच में क्या बनाता है? रिक्तियाँ, क्या बनाता है? रिक्तियाँ। तो वो अपना क्या बनाएगा? अंदर का रिक्तियाँ बनाएगा। क्या बनाएगा वो? अंदर का रिक्तियाँ। और ये क्या बनाएगा? आपका जालक बनाएगा। क्या बनाएगा? जालक। एक्चुअली तो दोनों मिलाकर ही जालक कहलाता है, सॉरी, दोनों मिलाकर ही पूरा संरचना को बनाता है, लेकिन ये जो केवल परमाणु है वही क्या बनाएगा? आपका जालक। रिक्त स्थान तो रिक्त ही रहेगा, खाली रहेगा, ठीक है ना। तो ये सब क्या बनाता है? जालक बनाता है। क्या बनाता है? जालक। अब होता क्या है कि रिक्ति दोष में क्या होता है कि जब जो जालक का सतह है, यहाँ पर जो सतह है ये किसका सतह है? बोलेंगे जालक का सतह है। ये जो गोल गोल बना हुआ किसका सतह है? बोलेंगे जालक का। और बीच बीच में जो छोटा छोटा बचा हुआ है वो किसका सतह बोलेंगे? रिक्तियों की सतह बोलेंगे उसको। इसको किसकी सतह बोलेंगे? रिक्तियों की। तो कभी क्या होता है कि जब जो जालक की सतह है, ये जहाँ पर परमाणु है वो वाला सतह है ना, उसी सतह में कोई दोष उत्पन्न हो जाता है। जब जालक सतह है वह रिक्त स्थान रहे तो इसे रिक्त दोष कहते हैं, है ना। और इसके फलस्वरूप पदार्थ का घनत्व क्या हो जाता है? घट जाता है। तो समझ आ गया आपका रिक्त दोष किसको बोलेंगे। देखिए अंदर का सी रिक्ति अलग है, ये रिक्त दोष बोल रहा हूँ वो अलग है। आपको क्या समझेंगे? रिक्त दोष लिखा था रिक्तियाँ हैं, नहीं, रिक्तियाँ संबंधित नहीं है। ये किससे संबंधित है? परमाणु संबंधित है। तो क्या होता है कि यहाँ ये जालक का जो स्थान है वो जालक का स्थान है ना, वही स्थान अगर क्या रह जाए? रिक्त रह जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं रिक्त दोष, ठीक है। इससे क्या होता है? पदार्थ का घनत्व क्या होता है? घट जाता है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं थोड़ा अंतरकाशी दोष का, है ना। तो अंतरकाशी दोष क्या है कि जब कुछ घटक है या कण है अंतरकाशी अवकाश पर उपस्थित हो, तो ये जो जालक है ना, वो निकल कर भाग गया, वो बात तो अलग हो गया, रिक्त हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब कोई कण है, ये कण है, वो निकल कर अंतरकाशी सतह पर उपस्थित हो, मतलब यहाँ से वो कहाँ चला जाए? अंतरकाशी सतह पर उपस्थित हो, तो ऐसी को हम लोग बोलते हैं अंतरकाशी दोष वाला क्रिस्टल, है ना। और इस दोष से ना पदार्थ का जो घनत्व है क्या हो जाता है? बढ़ जाता है अंतरकाशी वाले में, ठीक है। और रिक्त दोष में क्या हो जाता है? घट जाता है, क्योंकि यहाँ से क्या हो गया? ये बाहर निकल गया। अब इसमें क्या होता है कि अंतरकाशी दोष में क्या होता है ना, अंतरकाशी दोष में क्या होता है कि ये जो जालक, ये जो परमाणु है वो कहाँ चला जाता है? रिक्तियों में चला जाता है। तो जब कुछ कण है वह अंतरकाशी सतह पर उपस्थित हो, अंतरकाशी स्थान पर उपस्थित हो, तो उसे हम लोग क्रिस्टली अवकाशी दोष या वाला क्रिस्टल कहते हैं, या अंतरकाशी दोष कहते हैं, ठीक है। ओके ओके। और इसके फलस्वरूप क्या होता है? पदार्थ का घनत्व तो बढ़ जाता है, भार बढ़ जाता है, लेकिन आयतन समान रहता है ना, ये याद रखिएगा। आयतन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो जैसा उसका आयतन होता है। तो ये आपका नॉर्मल समझने का नहीं है, बुक में तो नहीं दिया गया है इसको, ठीक है। चलिए सीधा हम लोग चलते हैं रश्क समीकरण मिति दोष के अंतर्गत आने वाले दोष, जिसका नाम है पहला साटकी दोष। क्या आता है? साटकी दोष। ये बहुत ही सिंपल दोष है, देखिए ध्यान से, है ना। तो सबसे पहले साटकी दोष को समझने के लिए आपको मैं कुछ संरचनाएं बना देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एक्चुअली में जो साटकी दोष है क्या। कोई भी परमाणु अणु है ना, कोई भी परमाणु अणु है, हम लोग ऐसे बनाते हैं। ये देखो यहाँ पर मैंने बना दिया, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको कैसे बनाते हैं उसको देखना। ये हो गया, ऐसे बनाते हैं, है ना। है ना। अब हाँ, यहाँ पर हम लोग क्या मानते हैं? कोई भी परमाणु जैसे कि Na है, Cl है, जो ही मानते हैं ना, तो यहाँ पर हम लोग उसको NaCl के मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम लोग केवल क्या मानेंगे? A और B मानेंगे। क्या मानेंगे? A और B। जैसे कि मैं इसको A मानता हूँ, क्या मानता हूँ? A। मान जाए मैं AB को मैं प्लस मानता हूँ, तो A प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? B माइनस हो जाएगा। A प्लस हो जाएगा तो B माइनस हो जाएगा। तो आगे आप भरने का तरीका आपको समझ आ गया होगा। NaCl की संरचना तो देखे होंगे, एक जगह Na है तो उसकी जस्ट बगल में कौन रहेगा? Cl रहेगा, ये तो सबको पता है ना, ठीक है। तो अब हम चलते हैं साटकी दोष में। इसको मैं बताते बताते भरते जाऊंगा, ठीक है। कि जब कोई धन आयन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाता है, देखिए A धन आयन है, B ऋण आयन है, A धन आयन है, फिर B क्या हो जाएगा? ऋण आयन हो जाएगा, और फिर A क्या हो जाएगा? धन आयन हो गया। इसमें आप 4 में भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि मैंने कितने बनाया, इसमें 5 5 5 5 बनाया, उसका 4 नहीं बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना, वो आपके ऊपर है, ठीक है। किस बोले कि सर 5 बना रहा है तो हम लोग 5 बनाए, 4 भी बना सकते हो, ठीक है। इसको ऐसे बनाना पूरा ना, ऐसे जुड़ा रहेगा सब, ये दिखने में भी अच्छा लगता है। क्या करें, आप लोग पैसा देते हो इतना तो बनाना तो पड़ेगा ही पूरा। और दूसरी बात ये कि आप ना सरकारी स्कूल में भी शेयर कर दिया करो भाई,
ताकि अपने को सब्सक्राइबर बढ़ जाए। मैंने आपको बार बार बताया कि मेरे को 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। मेरे 650 के लगभग अटका हुआ है, साल भर हो गया है ना। चलिए, तो लगभग अपने को 400 और सब्सक्राइबर चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। या तो अपने आसपास पड़ोस वाले जो भी दोस्त जितने भी है सब में क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, ठीक है। ओके, इतना तो कर सकते हो ना, है ना। चलिए, तो a प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस, तो यहाँ क्या रहेगा, यहाँ आपका b माइनस रहेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं a को छोड़ देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं लिख देता हूँ, फिर यहाँ पर a था क्या, यहाँ पर b प्लस बी माइनस, है ना, a प्लस बी माइनस। अब इधर लिखोगे a प्लस, यहाँ पर b माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस, बी है क्या, यहाँ तो ए प्लस, यहाँ पर क्या है ए है, तो यहाँ पर बी माइनस, यहाँ पर बी है तो ए माइनस ए प्लस, और यहाँ पर बी माइनस, ऐसा हो गया, ठीक है। तो देखो क्या हुआ कि जब कोई धन आयन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाता है, ये चला गया धन आयन रिक्ति, धन आयन रिक्ति, ठीक है। तो क्या मैंने बताया था कि रिक्ति दोष बताया था आपको, रिक्ति दोष बताया था, है कि नहीं, क्या बताया था मैंने, रिक्ति दोष बताया था, जिसमें क्या होता है कोई भी जालक सतह है वो वहाँ से निकल जाता है, परमाणु रिक्तियों से संबंधित नहीं है, ठीक है ना। तो ये जालक बिंदु से या जालक सतह से निकल गया कोई भी धन आयन, है ना। तो जब कोई धन आयन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाता है, तो क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए, विद्युत उदासीनता मतलब जैसे कि एन है Cl है, क्या है भाई, ये लवण है, ये जितना एन है उतना ही Cl है, मतलब ये क्या है आपका उदासीन है, क्या है उदासीन है ना, उदासीन परमाणु है। अब यहाँ से अगर धन आयन निकल गया तो ऋण आयनों की संख्या बढ़ जाएगी, ऋण आयनों की संख्या बढ़ जाएगी, मतलब वो उदासीन नहीं रहेगा, ठीक है। तो उसको उदासीन करने के लिए होता क्या है, देखिए कि जब कोई धन आयन अपने स्थान छोड़कर रिक्त जालक से बाहर चला जाता है, तो क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए ऋण आयन भी बाहर चला जाता है, आया अपना कुर्बान देता है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से कोई ऋण आयन निकाल देता हूँ, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर कौन है, प्लस है क्या, यहाँ से निकाल देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से मैं क्रॉस करवा देता हूँ किसको, ऋण आयन को, ठीक है। यहाँ पर आप मत बनाना चित्र में, तो मैंने आपको समझाने के लिए तो वो लिख दिया था, ठीक। यहाँ से आपको क्रॉस करवा देना है किसको, किसको, ऋण आयन रिक्ति को, यहाँ पर लिख देना आप ऋण आयन रिक्ति, ठीक। तो ये हो गया, इसका चित्र बन गया, इसका है, इस दोष का नाम है सबका साठ की दोष। तो क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए ऋण आयन भी बाहर चला जाता है, इस दोष को साठ की दोष कहते हैं। कंप्लीट, क्या बोलते हैं, साठ की दोष। इतना लिखोगे चल जाएगा, लेकिन कुछ और डिटेल्स में बता रहा हूँ कि इस प्रकार का दोष ऐसे आयनिक क्रिस्टलों में पाई जाती है जिसमें धन आयन तथा ऋण आयन का आकार लगभग समान होता है, जैसे कि NaCl में क्या होता है कि Na और Cl का लगभग आकार क्या होता है, समानता है। वैसे तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, इसका परमाणु क्रमांक 17 है, लेकिन क्या होता है कि इसमें भी तीन अपने पास क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्यों बराबर होते हैं, तो बताया था मैं कि 2 इलेक्ट्रॉन पहले कक्षक में, है ना, पहले कोष में, और दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 2 10, और तीसरे कोष में 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम के जी। और क्लोरीन के क्या होगा, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे में कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 7 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ना जो बाकी बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है वो ना नाभिक को क्या होता है, आकर्षित होता है, इसका आकार क्या होने लगता है, छोटा होने लगता है, ठीक है। जो किसकी तरह हो जाता है, वो Na की तरह हो जाता है, तो इन दोनों का आकार क्या होता है, छोटा, मतलब लगभग क्या होता है, बराबर होता है। तो इस प्रकार के दोष ऐसे आयनिक क्रिस्टलों में पाई जाती है जिसमें धन आयन तथा ऋण आयन का आकार लगभग क्या होता है, समान होता है, अर्थात जिनमें आयनों की समन्वय संख्या लगभग, आयनों की जो समन्वय संख्या है ना, क्या होता है, लगभग अधिक होता है ना। यहाँ पर मैं भूल गया, मैं अधिक होता है लगभग, ठीक है। अब अधिक कैसा मतलब, जैसे कि एन है उसको कितने Cl ने घेरा हुआ था, बताया था मैंने 6 Cl ने, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। समन्वय संख्या मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर का वीडियो आप देखिए जाकर, है ना, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपका 60 की दोष, कौन सा दोष है, 60 की दोष। आगे हम लोग पढ़ेंगे 60 की दोष के परिणाम, किसके, 60 की दोष के परिणाम। तो 60 की दोष के परिणाम को मैं समझाऊंगा नहीं, बस आपको ये स्क्रीन में दिखा रहा हूँ,
ठीक है। क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है, क्रिस्टल विद्युत का चालक हो जाता है ना। ये सब आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। सीधा हम लोग चलते हैं फ्रेंकेल दोष में, फ्रेंकेल दोष में। चलिए तो आगे हम लोग चलते हैं फ्रेंकेल दोष, फ्रेंकेल डिफेक्ट, है ना। तो यहाँ इसको समझने के लिए बस वही सिचुएशन फिर मैं क्या करूँगा, बहुत सारे क्या बना देते हैं हम लोग, 4 बनाना 5 बनाना आपके ऊपर है, ठीक है। 4 बनाना ज़्यादा बेटर रहेगा, टाइमिंग भी कम हो जाएगा। लेकिन हमारे टीचर ने हमको कितना बनाया था, 5 बना के दिखाया था। तो जैसा टीचर वैसा बच्चा नहीं होना चाहिए कई बार, है ना। चलिए तो ये हो गया, है ना। तो यहाँ पर क्या दिखे हैं कि यह दोष क्रिस्टल जालक में धन आयन का स्थान रिक्त होने से उत्पन्न होता है ना। धन आयन के स्थान रिक्त होने से उत्पन्न होता है। अब देखो मैंने 2 बताया था आपको, एक तो रिक्ति दोष बताया था और एक तो आप लोग क्या बताया था, अंतरकाशी दोष बताया था। यही आपको समझ आएगा, ठीक है। तो यह दोष क्रिस्टल जालक में धन आयन के स्थान रिक्त होने से उत्पन्न होता है। मतलब ये A प्लस हो गया, क्या A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस, यहाँ पर B माइनस, और यहाँ मैं A को छोड़ देता हूँ, B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस B माइनस A प्लस A प्लस B माइनस A प्लस A प्लस है क्या B माइनस A प्लस B माइनस। तो यहाँ मैंने छोड़ दी किसको, धन आयन को। यह हो जाएगा धन आयन रिक्ति। अब ये निकल कर कहाँ जाएगा, तो ये जो धन आयन है भैया, ये निकल कर चले जाता है कहाँ पास, कोई अवकाश, ऐसा नहीं कि इसी जगह बना रहा हूँ, ये इस अवकाश में बना सकते हो, इस अवकाश में बना सकते हो। तो यहाँ पर ये चला गया किसमें, ये वाले अवकाश में, A प्लस ये बाहर हो गया, ठीक है। ये अंतरकाशी, यहाँ पर लिख देना अंतरकाशी स्थान में धन आयन, ठीक। तो यह दोष क्रिस्टल जालक में धन आयन का स्थान रिक्त होने से उत्पन्न होता है। धन आयन अपना स्थान छोड़कर एक धन आयन और एक ऋण आयनों के बीच के एक धन आयन, ये धन आयन हो गया, सॉरी ये ऋण आयन हो गया B वाला, और ये क्या हो गया, धन आयन हो गया। या कह सकते हैं ये B आपके पास धन आयन है, ये A आपके पास सॉरी B माइनस आयन है, और A क्या है, प्लस आयन है। या यह कह सकते हैं कि B माइनस आयन है, A प्लस आयन है। मतलब दोनों जन के बीच में ही जा रहा है, या इसके बीच में जा रहा है या इसके बीच में जा रहा है, किसी के बीच में यार गिनो यार, बीच में आया नहीं, खत्म, ठीक है। तो स्थान छोड़कर, यह धन आयन अपना स्थान छोड़कर एक धन आयन और एक ऋण आयन के बीच के अंतरकाशी स्थान में पाया जाता है। ये अंतरकाशी स्थान में पाया जाता है, क्लियर है। तो यह दोष क्रिस्टल जालक में धन आयन के स्थान रिक्त होने से उत्पन्न होता है। धन आयन अपना स्थान छोड़कर एक धन आयन और एक ऋण आयन के बीच, एक धन आयन और एक ऋण आयन के बीच के अंतरकाशी स्थान में पाया जाता है। यह दोष, यहाँ तक तो क्लियर हो गया, यहाँ तक लिखोगे आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। यह दोष ऐसे यौगिकों में पाया जाता है, यह दोष ऐसे यौगिकों में पाया जाता है जिसके धन आयन एवं ऋण आयनों के आकार में अधिक अंतर होता है। मैंने उसमें क्या बताया था, साठ के दोष में धन आयन एवं ऋण आयन के आकार क्या होता है, लगभग क्या होता है, समान होता है। जैसे कि उसमें उदाहरण दिया था किसका, NaCl का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि यह दोष ऐसे यौगिक में पाया जाता है जिसके धन आयन तथा ऋण आयनों के आकार में क्या होता है, अंतर होता है। अर्थात जिनमें आयनों की समन्वय संख्या क्या हो, कम हो, उसमें क्या बोला था मैं, ज़्यादा हो बोला था मैंने, ठीक है। तो ये हो गया। एग्जाम्पल के लिए क्या लिख देंगे हम लोग, AgCl, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 47, और ये होता है 17, तो बहुत फर्क है ना, ठीक है। AgCl ये सब क्या है उदाहरण, उसमें किसको उदाहरण देना, आपको NaCl को उदाहरण देना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्रेंकेल दोष। आ गया था आपका फ्रेंकेल दोष के परिणाम, फ्रेंकेल दोष के परिणाम। तो ये जो परिणाम है मैं आपको लिख कर नहीं दिखाऊंगा, ये स्क्रीन में देख लीजिए, वहाँ आप क्लियर कर लीजिए कि क्या है। तो इस तरह से हमारा, और साठ के दोष और फ्रेंकेल दोष में अंतर भी देख लीजिएगा, ठीक है, ओके। तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया फ्रेंकेल दोष क्या है। और मैं कल का टॉपिक का थोड़ा जानकारी देता हूँ कि हमने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा, बिंदु दोष। बिंदु दोष के अंतर्गत हमने पढ़ा रस समीकरणमितीय, जिसमें साठ और फ्रेंकेल दोष। कल हम लोग चलेंगे तो क्या लेंगे, अरस समीकरणमितीय, है ना, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फिर धातु आधिक्य दोष और धातु निम्न दोष, ठीक है। थैंक यू।